आज है 1 फरवरी 2025 और आज की इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जिसके आने की संभावना काफ़ी अधिक है, उन सभी का कलेक्शन आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या जीके पॉइंट और इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट इसका मिल सके और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सितंबर 2024 तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए कितना रह गया है? दोस्तों, क्या आप एनपीए का मतलब समझते हैं? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हिंदी में गैर निष्पादित संपत्तियां कहते हैं। देखिए, जो बैंक कर्ज देते हैं और अगर वो कर्ज 90 दिनों तक वापस नहीं हो तो वह एनपीए हो जाता है। यानी कि ऐसा कर्ज जिसको बैंक ने दिया लेकिन बैंक को वापस नहीं मिला। ठीक है, यह जो आंकड़ा दिया गया है ग्रॉस एनपीए कितना रह गया है, वो 2.6% है। अभी देश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के लिए जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसके लिए संसद में हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के आर्थिक प्रकोष्ठ के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर एग्जाम में सवाल आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा विभाग, तो आर्थिक विभाग होगा, फिर उसके अंदर आर्थिक प्रकोष्ठ होगा। लेकिन मंत्रालय का सवाल हो तो वित्त मंत्रालय होगा। और वित्त मंत्री हर एक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करते हैं। इस आर्थिक सर्वेक्षण में हमारे देश की वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक स्थिति है और भविष्य की जो चुनौतियां हैं, फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, इसका डिटेल्स आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में तैयार किया जाता है। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। मार्च 2025 तक भारतीय बैंकों का एनपीए कितना हो सकता है? तो यह अनुमान लगाया है रेटिंग एजेंसी फिच का नाम आपने सुना होगा। जो रेटिंग एजेंसी फिच है, इसके द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि मार्च 2025 तक जो देश का एनपीए है बैंकों का, तो वो 2.4% रह जाएगा। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण में सितंबर 2024 तक का आंकड़ा दिया हुआ है, वो अभी 2.6% है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में इसको देखा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एफबीआई प्रमुख के तौर पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नामित किया गया है? तो नामित किया गया है कश्यप काश पटेल को। सितंबर 2024 तक डिजिटल भुगतान में साल दर साल कितनी वृद्धि हुई? तो पिछले 10 सालों में 11.1%। एक्चुअली ये 2019 से आंकड़ा दिया हुआ है, यानी पिछले 5 वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान में जो वृद्धि दर है, यानी डिजिटल माध्यम का उपयोग करके लोग पेमेंट कर रहे हैं, उसकी जो वृद्धि दर है वो 11.1% है। किसे बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह अवार्ड दिया जाएगा सचिन तेंदुलकर को। सीके नायडू ये जो थे हमारे देश के पहले क्रिकेट कप्तान थे। उन्हीं के सम्मान में 1994 में यह अवार्ड शुरू किया गया था। पिछले वर्ष 2023 के लिए रवि शास्त्री
और फारूक इंजीनियर को दिया गया था। इस वर्ष से सचिन तेंदुलकर को दिया जाएगा 2024 के लिए। ठीक है, इसके अलावे कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड और दिए जाएंगे बीसीसीआई के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए। पॉली उमरीगर पुरस्कार, पॉली उमरीगर पुरस्कार पुरुष के लिए, पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को दिया जाएगा और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि आईसीसी ने जसप्रीत बुमराह को टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है और क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। ठीक है, और स्मृति मंधाना को आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला क्रिकेटर घोषित किया गया है। ये प्रश्न आपको मैं पिछले जो लेक्चर्स रहे हैं उसमें बताया गया है। अगर अभी तक आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। यूपीआई की डिजिटल भुगतान में हिस्सेदारी 2019 में 34% थी, 2024 में कितनी हुई? तो यह हो गई है 83% 2019 के तुलना में। आरबीआई ने ये आंकड़ा दिया है। ठीक है, इसरो ने 100वां मिशन कौन से रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? तो अभी आपको पता है हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV F-15 के माध्यम से एक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है? अगला क्वेश्चन इसी प्रश्न पर बेस्ड है। देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, ये लॉन्चिंग की गई है तो उपग्रह का नाम है NBS-02, यानी 100वां मिशन में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? NBS-02। यह एक नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और GSLV F-15 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। वैश्विक सर्विस निर्यात में भारत कौन से स्थान पे पहुंच गया है? आप जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। प्राथमिक सेक्टर, जिसको आप कृषि और उससे रिलेटेड पशुपालन वगैरह को लेते हैं, उसमें खनन और उत्खनन भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, विनिर्माण उद्योग, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान तीसरे सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का होता है। तो सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट के मामले में, यानी सर्विस के एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया में 7वां देश है, उसके निर्यात के मामले में। आरबीआई किस वर्ष से डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? तो आरबीआई हर एक वर्ष डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रकाशित करता है और यह 2021 से ऐसा इसने शुरू किया है। कौन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? तो यह मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अभी भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंत स्वामी। पूरा नाम है वी अनंत नारायण स्वामी। ये हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, आपको पता होना चाहिए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह मिशन संबंधित है स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किस राज्य की झांकी को महाकुंभ 2025 के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? इसका तो उत्तर आप आसानी से दे लेंगे, क्योंकि महाकुंभ कहाँ लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश में। तो महाकुंभ 2025 की झांकी दिखाई गई थी गणतंत्र दिवस का जो
परेड हुआ था उसमें। तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए पुरस्कार मिला है। जम्मू कश्मीर राइफल्स को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है? तो सशस्त्र बल कैटेगरी में जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर राइफल्स को इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है। CAPF की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल कौन बना है? तो यह बनी है दिल्ली पुलिस। ये भी गणतंत्र दिवस समारोह का पुरस्कार है, आप याद रखेंगे। त्रिपुरा की झांकी का क्या विषय था? त्रिपुरा की झांकी का विषय था खर्ची पूजा। आप जानते हैं खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है, 14 देवताओं की आराधना पूजा की जाती है इसमें। तो ऑप्शन 20 का सही होता है खर्ची पूजा, 14 देवताओं की आराधना, यह उसका विषय था त्रिपुरा की झांकी का। और इसको दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान त्रिपुरा को मिला है और तीसरा स्थान मिला है आंध्र प्रदेश के एट्टीकोप्पका बोमालू को की जो झांकी थी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश ने के झांकी का विषय था एट्टीकोप्पका बोमालू, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश को मिला है 3rd, ठीक है, और त्रिपुरा को मिला है दूसरा रैंक, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी में सबसे झांकी किसकी रही? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय का जो झांकी का विषय था वो उसको पहला अवार्ड मिला है केंद्रीय मंत्रालयों की श्रेणी। उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देख लीजिए, स्किल्ड इन ओडिशा ये थीम है और उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन सी भारतीय फिल्म जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामित हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको VVI नोट कर लीजिए, ठीक है। लापता लेडीज ये किरण राव के निर्देशन में ये फिल्म बनी है और इसको जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये है फिल्म की तस्वीरें। बिहार क्रिकेट संघ द्वारा कौन सी नई क्रिकेट लीग शुरू की जा रही है? तो ये बिहार ग्रामीण लीग शुरू किया जा रहा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो इनलैंड मैंग्रोव गुनरी इसको घोषित किया गया है। और मैंग्रोव वन कहाँ पर होते हैं? समुद्र तट के इलाके में खारे पानी में होते हैं। लेकिन जो मैंग्रोव वन है इनलैंड मैंग्रोव गुनरी के स्थान पे, यह जो है ये समुद्र तट से काफ़ी दूर है, 45 किलोमीटर की दूरी पे है। ज्वारीय पानी भी नहीं वहाँ पे, खारा पानी भी नहीं, फिर भी वहाँ पर मैंग्रोव वन है। तो ये इसकी विशेषता है। तो ये रहे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपकी हमारे प्रति जो ऊर्जा प्रदान करने का तरीका होगा वो यही होगा कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। 4 काम आपको करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।